Assalamu alaikum student. Today the lecture of the everyday science is lecture number 7 and date is 14, and now we have to start with the vacuoles. हमने स्टार्ट किया था प्लांट सेल और एनिमल सेल से, और इसमें आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ द वैक्यूल। और बुक मैंने आपको बता दी थी कि ये आपने फर्स्ट ईयर की जो बायोलॉजी की बुक है वो लेनी है, और इस बुक में आपने चैप्टर नंबर 4 वो मैंने आपको बताया था कि आपने चैप्टर नंबर 4 जो है उससे जहाँ से हमने इसका स्टार्ट लिया था यहाँ से आपने इसको स्टडी करना है। अब इसमें चैप्टर नंबर 4 जो है द सेल, और इसमें जो है वो पहले आपको मैंने दिखा दिया था कि हमारे पास जो है वो एक जनरलाइज्ड सेल है। अब इस सेल में हमने जो स्टडी करनी है, आज टॉपिक स्टार्ट करनी है दैट इज़ द वैक्यूल। अब ये वैक्यूल जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इतना बड़ा, इन द केस ऑफ द प्लांट सेल, एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। अच्छा जी, वैक्यूल क्या करता है? अब although the vacuoles are present both in the animal and the plant cell, but they are particularly large and abundant in the plant cells, often occupying a major portion of the cell. कि वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में भी नज़र आता है और प्लांट सेल में भी नज़र आता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो है वो लार्ज होता है और सेंटर में नज़र आता है। और उसके बाद जो है वो द वॉल्यूम एंड forcing the remaining intercellular structures into a thin peripheral layer. इस वैक्यूल के सेंटर में होने की वजह से बाकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उसके बिल्कुल बाउंड्री पे आए हुए होते हैं या बिल्कुल किनारे पे लगे हुए होते हैं। These vacuoles are bounded by a single membrane and are formed by the coalescence of स्मॉलर वैक्यूल्स ड्यूरिंग द प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि ये जो एक बड़ा वैक्यूल बनता है इसके इर्द गिर्द एक सिंगल लेयर होती है, और ये बनता है कि जब बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं प्लांट की ग्रोथ के अंदर तब, और उसकी डेवलपमेंट में। वैक्यूल्स सर्व टू एक्सपेंड द प्लांट सेल विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म एंड ऑल्सो फंक्शन एज साइट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड सेल प्रोडक्ट्स और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। अब हमने देख लिया कि वैक्यूल सेंटर में है और इसका काम क्या है उसको अगर हम देखें तो इसमें इसका काम ये होता है कि उसने जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल्स जो है वो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना सेल के अंदर, अब चाहे वो स्टोरेज के लिए आनी है या वो पानी है या वो सेल की प्रोडक्ट्स हैं या कोई मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हैं, वो सारी वैक्यूल के अंदर आके इकट्ठी होती हैं, और वैक्यूल जो है वो साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं होने देता, उसको वही रखता है। देन उसके बाद फिर जो है वो प्लांट वैक्यूल जो होता है वो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है टू द target that provides support to the individual plant cells and contributes to the rigidity of the leaves and younger parts of the plants. कि प्लांट का वैक्यूल जो है वो मेन रोल प्ले करता है। टर्गर का मतलब होता है कि ये जो सेल होते हैं वो अपनी फुली एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर होते हैं या फैली हुई शक्ल के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट सेल को सपोर्ट मिल जाती है और वो रिजिडिटी ऑफ द लीव्स एंड यंगर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, उसके बाद अब जो हमने करना है नेक्स्ट वन दैट इज़ द सेंट्रियोल। और इस सेंट्रियोल का पहले आप स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये आपको एक सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स नज़र आ रहा है, और इस सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स में अगर आप गौर करें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जिस तरह हम 8 का डिजिट लिखते हैं ना, सेम एज आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह लंबे लंबे पाइप्स की तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज द सेंट्रियोल्स। और इन सेंट्रियोल्स का काम ये होता है कि जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो ये ऑपोजिट पोल्स पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, अब अगर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके एक जो पेयर होता है ना सेंट्रियोल्स का वो यहाँ प्रेजेंट है। जब सेल ने डिवाइड करना होता है ना तो उसके अंदर ये खसूसियत होती है कि वो ऐसा ही सेंट्रियोल का एक और पेयर बनाता है जो इसकी ऑपोजिट साइड पे चला जाता है इस तरह से। अब 2 पोल्स बन गए हैं, एक ये एक ये। अब इन ये जो ऑपोजिट पोल्स हैं ये क्या करेंगे, ये स्पिंडल्स बना लेंगे जिनके ऊपर क्रोमोसोम आके जो है वो अरेंज होते हैं। अब ये इस तरह एक इधर से निकलेंगे और दूसरे जो हैं वो इधर से निकलेंगे, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा कि इनके ऊपर जब क्रोमोसोम्स ने डिवाइड करना है तो वो पहले आके ऐसे अपने आप को सेट करते हैं, अरेंज हो जाते हैं, ये काम होता है इसका।
इन स्पिंडल्स का। तो अब ये स्पिंडल्स बन कहाँ से रहे हैं? ये बन रहे हैं सेंट्रियोल से। अब प्लांट सेल के अंदर हमें सेंट्रियोल्स नज़र नहीं आते, लेकिन जब सेल डिवाइड करता है तो उसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। ये कैसे हो जाती है इसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो है कोई फाइनल डिसीजन या फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल सके। ये अभी तक एक आप समझ लें कि कन्फ्लिक्ट ही है इसके बारे में जो राय दी जाती है। अच्छा, फिर अब हम देखते हैं कि ये कहाँ इसके बारे में डिस्कशन क्या है। एनिमल सेल एंड सेल्स ऑफ द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई आ जाएगा, एंड लोअर प्लांट्स। इसके अंदर क्या है? दे कंटेन्स 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। ये आ गई आपके पास इसकी लोकेशन या इसकी अकरेंस कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस के बाहर की तरफ। इन द क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल ये है पेन का ढक्कन, इसको हमने यूं काटा अगर, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन होता है। अब ये जो चीज़ है ये आपको अंदर से नज़र आ रही है, ठीक है ना, कि इसके अंदर क्या क्या होगा। इसी तरह जब हम सेंट्रियोल को काटते हैं और उसका अंदर का सेक्शन देखते हैं तो उसमें हमें क्या नज़र आता है? इसमें आपको साइलेंड्रिकल एरे नज़र आता है। एरे का मतलब होता है जो चीज़ ऐसे अरेंजमेंट में आई हुई है लॉन्ग, ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसमें मैंने काउंटिंग करके आपको बताया था कि ये 9 होती हैं। हाउएवर ईच ऑफ दीज 9 माइक्रोट्यूब्यूल इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स। अब ये जो 9 है ना, ये 9 तो हम इस तरह काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन अगर एक को देखें तो हर एक के अंदर 3 आपको ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ द 3 ट्यूब्यूल्स। द 2 सेंट्रियोल्स आर यूजुअली प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल टू ईच अदर ये है। अच्छा, उसके बाद ये जो है जस्ट बिफोर अ सेल डिवाइड्स इट्स सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट्स। सेंट्रियोल का एक पेयर होता है, जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो ये डुप्लीकेट कर जाता है या डबल हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये बिल्कुल 90 के एंगल पे चला जाता है दूसरी साइड पे। डुप्लीकेट्स एंड 1 पेयर माइग्रेट्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। द स्पिंडल देन फॉर्म्स बिटवीन देम। ये स्पिंडल बन जाते हैं इनके बीच में। दे आर एब्सेंट इन द हायर प्लांट्स। सेंट्रियोल का रोल क्या होता है? सेंट्रियोल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ फरोइंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ द सीलिया। सीलिया होता है कि जो धागे की तरह का स्ट्रक्चर जो होता है आपको नजर आएगा ना कुछ ऑर्गेनिज्म में, प्राइमेशियम वगैरह में, उसको हम कहते हैं कि वो जो है वो उसके अंदर हमें नजर आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आपने जो देखना है, जो टॉपिक हमने स्टडी करना है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमें ये है माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। बाहर वाली लेयर जो ये पिंक कलर की नज़र आ रही है ये स्मूथ है। अंदर वाली जो ग्रीन लेयर है इसने यूँ फोल्डिंग्स बनाई हुई हैं, और ये जो है इसको हम आउटर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। जो इनर वाली है दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टी। और ये जो क्रिस्टी है, फिर हम इसको फर्दर देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है कि इसके ऊपर छोटे छोटे इस तरह के पार्टिकल्स लगे होते हैं जिसको F1 पार्टिकल्स कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन है और इनर कंपार्टमेंट्स हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर अगर हम गौर करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम कहते हैं कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल बिकॉज दे आर इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल। यानी आप कह सकते हैं कि जैसे वापदा है ना हमारा पावर, जहाँ से हमें बिजली मिलती है और उसके बगैर हमारा सारा सिस्टम नहीं चलता, सेम है सेल को जहाँ से एनर्जी मिलनी है दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी सप्लाई करेगा सेल में। दे आर ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो हम इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे अपेयर टू बी वेजिकल। अब ये शेप की बात होगी कि उसका शेप आपको कैसे नजर आएगा। ये वेजिकल भी हो सकता है, ये रॉड शेप भी हो सकता है, और ये फिलामेंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। वेजिकल ये शेप आ गई आपके पास, ठीक है। देन रॉड शेप भी, और फिलामेंट हम कहते हैं लंबा धागे की तरह कोई स्ट्रक्चर अगर हो तो। अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे शो कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो इनका स्ट्रक्चर हमें ज़्यादा कम्प्लेक्स नज़र आता है। ऑल्दो देयर नंबर, शेप एंड इंटरनल स्ट्रक्चर वेरी वाइडली, a mitochondrion is bounded by 2 membrane. The outer membrane is smooth while the inner membrane forms infolding into the inner chambers called mitochondrial matrix. These infoldings are called cristae. कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बगौर देखें तो उसमें बाहर वाली एक मेम्ब्रेन नज़र आती है, एक अंदर वाली नज़र आती है। बाहर वाली मेम्ब्रेन स्मूथ होती है,
अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती है वो चैम्बर्स बना देती है। दीज इन फोल्डिंग्स आर कॉल्ड, ये जो चैम्बर्स बनते हैं, ये जो फोल्डिंग्स होती हैं, ये क्रिस्टी कहलाती हैं। द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द अदर सेल मेम्ब्रेन्स। जैसे हम बाकी मेम्ब्रेन्स को देखते हैं, इन मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी वैसे ही होगा जो आपने शुरू में पढ़ा था। डिटेल स्टडी हैव शोन दैट माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कंटेन डीएनए एज वेल एज राइबोसोम। अब जी आप अपने माइंड में रख लें कि जिस चीज़ के पास अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम्स होता है, इसका मतलब है वो अपने जैसा एक और स्ट्रक्चर बना सकता है। द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड डीएनए indicates that some proteins are synthesized in them. It is a self-replicating organelle. कि ये जो राइबोसोम्स और डीएनए प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये है कि ये कुछ अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं और ये जो है वो अपने आप अपने जैसा एक और स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन, द इनर surface of cristae in the mitochondrial matrix has small knob-like structure which are known as the F1 particles. And mitochondrial matrix contains in it a large number of the enzymes, coenzymes, and organic and inorganic salt which help in the several vital metabolic process like Krebs cycle, aerobic respiration, fatty acid metabolism. अब ये आप देखें, ये आपको जो छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड F1 पार्टिकल। ये F1 पार्टिकल्स जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी फंक्शन के अंदर हेल्प करते हैं और यही जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर इसका जो मैट्रिक्स है, यानी इसके अंदर जो मटेरियल है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसमें क्या चीज़ें होती हैं? उसमें होते हैं एंजाइम्स, उसमें होते हैं कोएंजाइम्स, उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं और वो सारे जो डिफरेंट प्रोसेस हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल होता है या एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, उसमें काम आते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एनर्जी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिक फूड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एनर्जी रिच कंपाउंड ATP। यानी अब ये जो प्रोसेस होंगे इसके नतीजे के तौर पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो होगी किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। एंड ATP देन जो है वो प्रोवाइड करेगा एनर्जी सेल को ऑन डिमांड। और ये जो साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ये वेरी करता है और डिपेंड करता है ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, कि कितना सेल एक्टिव है, उसको कितनी एनर्जी चाहिए, उसके लिए उसके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितना होना चाहिए, ये वेरी करता है। ये आपको हर एक सेल के अंदर फिक्स नंबर में नहीं मिलता, ये वेरिएबल नंबर के अंदर मिलता है। अच्छा, फिर कहाँ से आएगी ये एनर्जी? इसको अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है एनर्जी को फ्रॉम द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड एंड कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। की ये जो ATP बन गई है अब ये सेल के एक्टिविटीज़ में यूज़ होगी। द स्पेंट एनर्जी, अब जब वो एनर्जी खर्च होती है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ADP, वो ATP का मतलब होता है कि ट्राइफॉस्फेट लगे हुए, जब उसकी एनर्जी यूज़ हो जाती है तो वो ATP की फॉर्म में आ जाते हैं। उसको जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ कर लेता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज़ देयरफॉर डिस्क्राइब्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, के वो ADP जो बनता है उससे वो दोबारा ATP बना सकता है, इसलिए इसको एनर्जी हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। दैट्स इनफ फॉर टुडे।